भारत पूरे विश्व में ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया माना जाता था, जहां ज्ञान से लेकर के विज्ञान तक, जड़ी बूटी से लेकर के चिकित्सा तक और जहां खनिज से लेकर के सभी प्रकार के संसाधनों का भंडार हुआ करता था भारत में। इन सभी कारणों से भारत की तुलना पूरे विश्व में किसी और देश से नहीं की जा सकती थी। इन सब के अलावा कुछ और भी था हमारे पास, जैसे एक दूसरे से घृणा करना, लालच, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक पाने की इच्छा, आपसी मतभेद, जिसका परिणाम हम आज भी देश में भुगत रहे हैं। और इन्हीं सभी कारणों से बार बार हमारे भारत देश पे बाहरी ओर से आक्रमण होते आए हैं और हम सबको इनका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अंकित कुमार नॉलेज वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले के वीडियो में जैसा हमने समझा था कि कैसे एक विदेशी कंपनी जो भारत में मात्र एक व्यापार के उद्देश्य से आती है, करते करते कितनी आसानी से भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अपना एरिया में जब्त कर देती है और राजनीतिक फैसले भी लेने लगती है। तो जैसा कि हमने पहले समझा था कि अंग्रेज़ों का अब कलकत्ता पे पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कलकत्ता के साथ साथ अब पूरे भारत पे अंग्रेज कैसे अपना कब्जा और हुकूमत जमाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे छोटे से इंट्रो के बाद। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। बक्सर जो कि बिहार के एक जगह का नाम है, वहाँ पे यह युद्ध लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल साम्राज्य के बीच में, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे हेक्टर मुनेर, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध थे शुजाउद्दौला, वहीं मुग़ल साम्राज्य के तरफ से मिर्ज़ा नवाज़ खान और शाह आलम द्वितीय थे। अब हम लोग सैन्य शक्ति के बारे में बात करते हैं, जहां एक तरफ भारतीयों के पास 40,000 सैनिक थे और 140 तोपें थी, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 7,072 सैनिक थे और 30 तोप थी। जब अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं तो सिराजुद्दौला के जगह पे बंगाल के नवाब को मीर जाफ़र को बैठाया जाता है उनकी गद्दी पे। तो मीर जाफ़र जो रहते हैं वह सही से इनकी चाल को, अंग्रेज़ी चाल को नहीं समझ पाते हैं और जब वो अपने अंडर इनको काम कराने लगते हैं और इससे जो है बंगाल को के राज्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उनके खजाने दिन प्रतिदिन खाली होने लगते हैं। यह सब चीज़ जो बंगाल के नवाब थे मीर जाफ़र, उनके दामाद मीर कासिम, उन्हें यह सब चीज़ का आभास होने लगता है, वह समझने लगते हैं और इस बात की जानकारी जब वो मीर जाफ़र को देते हैं तब जा कर के उनको समझ में आता है कि ये अंग्रेज़ धीरे धीरे पूरे बंगाल को खोखला कर देंगे और वास्तविक राजा वही बन जाते हैं। 27 सितंबर 1760 को एक संधि होती है जिसमें 5 लाख रुपए और बर्धमान, मदीनापुर, चटगांव के सभी ज़िले जो है कंपनी को देनी पड़ती है और इसी के साथ
मीर जाफ़र ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब से नवाजते हैं और अपनी गद्दी उनको दे देते हैं, और इस घटना को 1760 की क्रांति भी कही जाती है। अब जब मीर कासिम अपने शासनकाल जो उनका रहता है 1760 से लेकर के 1764 तक उनका शासनकाल रहता है, तो जब वो अपने शासनकाल में आते हैं तो वो कुछ काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या था कि जो उनका राजकोष जो रिक्त हो गया था उनको जो है वो अब भरना शुरू कर देते हैं। जो बागी सैनिक रहते हैं उनको भी जो है वहाँ से अपने सैन्य से निकाल देते हैं, तथा जो विद्रोही जमींदार रहते हैं उनसे भी जो है अब कर वसूल करना चालू कर देते हैं, और जिनके पास भी बकाया हुआ राशि रहता है उन सब से वसूली करना यह चालू कर देते हैं, तथा कंपनी की जितनी भी पूरी मांगे जो थी उन सब को पूरी कर देते हैं। बंगाल की जो राजधानी रहती है मुर्शिदाबाद, उसको वहाँ से हटा करके अब मुंगेर लेते आते हैं, ताकि अंग्रेज़ों का कुप्रभाव इनके ऊपर ना पड़े, तथा सेना और प्रशासन का आधुनिकीकरण भी आरंभ कर देते हैं। मीर कासिम जो रहते हैं वो दस्तक पारपत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुंगी ही हटा देते हैं। मार्च 1763 में कंपनी ने इसे अपने विशेषाधिकार का हनन बताते हुए युद्ध ही आरंभ कर देते हैं। कंपनी जो है वह चाहती थी कि बंगाल के जो भी नवाब रहे उनकी कठपुतली के सरकार की तरह काम करें, लेकिन यह जो मीर कासिम रहते ये उस योग्य ही नहीं रहते हैं। ये जो बंगाल के हित में कार्य रहते हैं वही करते हैं, और एक तरह से अंग्रेज के विपरीत जाकर के ही ये सारे कार्यक्रम करते हैं। 1764 युद्ध से पूर्व कटावा, गिरिया और उदेनाला, इन तीनों की लड़ाई में हार चुके थे नवाब, और उसमें जितने भी षड्यंत्रकारी थे उन सब को मीर कासिम ने मरवा दिया था। और वह यह भी जानते थे कि सिराजुद्दौला जो मीर जाफ़र से पहले बंगाल के नवाब थे उनके साथ किस तरह से षड्यंत्र करके उन्हें हराया गया था। मीर कासिम जो रहते हैं वह अब अवध के नवाब के पास सहायता लेने के लिए जाते हैं। उस समय अवध के नवाब सिजाऊ दौला होते हैं। एक जो है वो सिजाऊ दौला रहते हैं जो नवाब रहते हैं अवध के, और मीर जाफ़र से पहले जो रहते हैं वो सिराजू दौला रहते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1961 में जब मराठे और अफ़गान का युद्ध हो रहा था उससे ठीक पूर्व मराठे जो रहते हैं वह दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण से दिल्ली के जो राजा रहते हैं वह वहाँ से छोड़ करके अवध आ जाते हैं उनके शरण में। और उदौला और अहमद शाह अब्दाली ये दोनों मित्र रहते हैं, तो इस नाते भी जो अवध का जो एरिया रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। पहले तो बंगाल रहता था, बंगाल तो अब अंग्रेज़ों के एक तरह से उनके फेवर में ही है, उन्हीं का एरिया है। तो उसके बाद बचा मराठा, तो मराठा भी अभी पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध के कारण अभी उभर नहीं पाता है, तो अब अवध ही बचता है जो उनकी सहायता कर सकता था बंगाल का। तो बंगाल से सहायता लेने के लिए जाते हैं। युद्ध में 3 राजा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, दूसरे थे अवध के नवाब जो कि सुजाऊ दौला थे, और तीसरे थे मुगल सम्राट के शाह आलम II। यह तीनों लोग आपस में संधि तो जरूर करते हैं एक दूसरे से, पर इन तीनों के आपस में मनमुटाव भी रहता है और एक दूसरे पे पूरी रूप से जो है विश्वास भी नहीं करते थे, जिसका कारण यह होता है कि यह बक्सर का युद्ध हार जाते हैं। हारने के पीछे कारण क्या रहता है कि जो मुगल सम्राट रहते हैं वह पहले ही अंग्रेज़ों के साथ संधि कर चुके रहते हैं।
इसीलिए जो अंग्रेज रहते हैं वो मुगल सम्राट को पूरा राजपाट दे देते हैं। युद्ध के बाद जहां मुगल बादशाह शाह आलम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, उड़ीसा, बंगाल का राजस्व और दीवानी प्रदान कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अवध के नवाब होते हैं सिजाउद्दौला, उनको एक संधि के अनुसार 60 लाख रुपए और जो भी नुकसान जो होता है उसका भरपाई करने का जुर्माना उन पे लगाते हैं। और इलाहाबाद के किले और कारा एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र हुआ करता था, उनको भी छोड़ने का निर्देश देते हैं। अली वर्दी खान जो सिराजुद्दौला के नाना थे, वह बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठने वाले सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। उनके बाद सिराजुद्दौला जब वह गद्दी पर बैठे तो मात्र 24 साल के थे। उनके बाद उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद जो मीर जाफ़र रहते हैं वह सबसे बूढ़े व्यक्ति रहते हैं जो उनकी गद्दी पर बैठते हैं। और मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद नजीमुद्दौला को बंगाल के नवाब पे बैठा दिया जाता है और मीर कासिम जो रहता है वह हार के अब वह यहाँ से भाग जाता है युद्ध से। दिल्ली में कहीं गुमनाम की तरह ज़िंदगी जीता है और किसी अज्ञात कारण की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब युद्ध के पश्चात इलाहाबाद में एक संधि होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव भी अब आ जाता है। उसके बाद सिजाउद्दौला जो अवध का राजा रहता है वो, और मुगल सम्राट के जो राजा रहते हैं शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच में एक संधि होती है। यह संधि 2 दिन चलती है, एक 12 अगस्त 1765 और एक होता है 16 अगस्त 1765। तो आइए समझते हैं पहला संधि जो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में हुआ था वो क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है वह अवध के नवाब सिजाउद्दौला को इलाहाबाद के सभी जिले, कारा और अपने जो किला रहता है उनको छोड़ने का आदेश देती है और मुगल सम्राट को वो दान में दे देती है। और मुगल सम्राट जो रहते हैं उनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का ऐलान करते हैं। 16 अगस्त 1765 इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र रहता है उसको छोड़ करके बाद बाकी जो भी उनका राज्य रहता है अवध का, वो शेष राज्य नजीबुद्दौला को रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद कंपनी के द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना का एक छोटा सा टुकड़ी उनके पास रहेगा, जिनका खर्चा जो सैनिक लोग जो भी रहेंगे उनका खर्चा, रहने खाने पीने सब चीज़ का खर्चा जो है वो मुगल साम्राज्य उठाएगी। उसके बाद कंपनी में को जो अवध में जो है वो मुफ्त व्यापार करने की सुविधा भी दे दी। और सिराजुद्दौला जो बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले जैसे लगान लेते थे, अब वो लगान लेने का अधिकार भी उनको दे देते हैं। जो बलवंत सिंह जो रहते हैं वो युद्ध के समय में अंग्रेज़ों का बहुत मदद करते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि अब सिराजू से भी जो है सिजाउद्दौला है उनसे अब लगान वसूली कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यह है कि आपसी तालमेल, लालच या कुछ इच्छा से ज़्यादा पाने की लालसा ही भारत को अंग्रेज़ों का गुलाम बनाई थी और उससे पहले मुग़लों का गुलाम बनाई थी। आज कुछ दिनों पहले भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो 7 to 8% थी और यही जो जीडीपी थी जो अंग्रेज लोग के आने से पहले 24% मानी जाती थी पूरे विश्व में। और
मुग़ल के आने से पहले यह 60% हुआ करती थी और इन्हीं सभी कारणों से अंग्रेज़ भारत में अपनी पूरी तरह से पैर जमाने में समर्थ हो गए, काबिल हो गए और वह भारत में आकर के आगे बहुत सारे कुछ काम या जो शासन के दौरान जो भारतीय पे अत्याचार हुए उनके बारे में भी हम लोग चिंता करेंगे। और जो भारत की जो राजधानी जो दिल्ली थी वह दिल्ली से लोग ले जा कर के कलकत्ता में बैठा देते हैं, वहाँ पे ही उनकी राजधानी भारत की राजधानी बन जाती है। फिर कुछ समय के पश्चात वह कलकत्ता से हटा करके दिल्ली में फिर से राजधानी बना देते हैं। और इसके दौरान भारत पे अंग्रेज़ क्या क्या करते हैं उनके बारे में विशेष रूप से हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.